हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। क्या आप सब वरिड हैं अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम को लेकर? हाफ ईयरली आ चुके हैं लेकिन अभी तक प्रिपरेशन करना शुरू नहीं की है। दूसरी चीज़, क्या आप लोग इस चीज़ से वरिड हैं कि सर आंसर राइटिंग किस तरह से की जाए? आंसर राइटिंग करना एक आर्ट है, वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक 6 महीने बीत चुके हैं, अगर 6 महीने के अंदर वो चीज़ें डेवलप नहीं करी है तो समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा आपके लिए कंसर्न का विषय है। आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेगी जिससे कि आप लोग अपने बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। और बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलता है, हमारी फैमिली से, हमारी सोसाइटी से जहां पर हम लोग रहते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आपके आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में कि आपको किस तरह से आंसर प्रेजेंट करने चाहिए ताकि आप बोर्ड्स के अंदर स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, चाहे अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है, चाहे बिजनेस स्टडीज आप लोगों का सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बहुत ज़्यादा डिटेल में कि क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए जहां से आपके स्कोर मैक्सिमाइज हो सकते हैं। और अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया तो आप ज़रूर चेंजेस देखेंगे अपने मार्क्स के अंदर। क्योंकि सर अभी हाफ ईयरली का एग्ज़ाम जब आप लोग दे रहे होंगे या जिन्होंने दे दिए हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो एक रियलिटी चेक करवा देगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी बेहतरीन है। और सीबीएसई क्या चाहता है, सीबीएसई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कैसे आप आंसर्स को प्रेजेंट करें, उसके बारे में इस क्लास के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आंसर राइटिंग के अंदर जब भी की जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने सीबीएसई के पेपर को एनालाइज किया होगा तो सीबीएसई कभी भी आपको जो मार्क्स देता है वो आपके लेंथी प्रोसेस के ऊपर नहीं देता है कि आप कितने लंबे आंसर कर सकते हैं, बल्कि वो इस चीज़ के ऊपर मार्क्स देता है कि आपने कितना पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा है। जितना आपका पॉइंट टू पॉइंट आंसर होगा उतने ज़्यादा ही मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। और ये डिफाइंड है और ये सच्चाई है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस फिल करूंगा और उन पेजेस को फिल करने की वजह से मुझे मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, एक मिथ में जी रहे हैं। तो आज आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक अच्छी आंसर लिखने के लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें उसका पैटर्न समझना चाहिए कि उसके अंदर क्वेश्चंस किस फ्रेमवर्क में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आंसर राइटिंग की स्किल्स भी उन्हीं फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अगर आप क्लास 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए सीबीएसई बेसिकली 4 पार्ट में पूरे के पूरे सिलेबस को बांटता है। अब वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो 1 मार्कर क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, आपके पास 3 मार्कर क्वेश्चन है, आपके पास 4 मार्कर क्वेश्चन है और लास्ट आपके पास 6 मार्कर क्वेश्चन है। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी कंसर्न यही है कि इन क्वेश्चंस का आंसर हमें किस तरह से करना है। एक बात आज आप लोग समझ लीजिएगा, चाहे आप अकाउंटेंसी का टॉपिक देंगे, चाहे आप लोग इकोनॉमिक्स का टॉपिक देखें या फिर आप बिजनेस स्टडीज का टॉपिक देखें, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपके स्कोर मैक्सिमाइज हो सके, वो भी डिस्कस करेंगे आज ही की इस क्लास के अंदर। अगर आपने कभी सैंपल पेपर उठाकर देखा होगा जो अभी अपलोड किया गया है किसके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, या फिर इससे पहले भी अगर आपने सैंपल पेपर एनालाइज किए होंगे तो सीबीएसई ने वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिफाइन कर रखा है कि 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप क्वेश्चन का आंसर 1 to 2 वर्ड्स के अंदर दें। ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, 1 to 2 वर्ड्स के अंदर। और 1 to 2 वर्ड्स का मतलब क्या है, जनरली अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास जो 1 मार्कर क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर के अंदर आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। और राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका आंसर दे देंगे। दूसरी चीज, 3 मार्कर क्वेश्चंस की कभी भी बात की जाए तो इसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है 80 to 100 वर्ड्स।
यानी कि पूरा का पूरा आंसर आप 80 से 100 वर्ड्स के बीच में दें। वहीं पर अगर 4 मार्कर क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें बात की जाती है 100 to 120 वर्ड्स की। और लास्ट में अगर मैं बात करता हूं आपसे, जो आपके 6 मार्कर क्वेश्चन है, इसको आप 120 वर्ड से ज्यादा में आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी रेंज रहती है 120 to 150 वर्ड्स के बीच में। अब ध्यान से समझिए आपको मार्क्स किस बेसिस पर दिए जाते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन तो हमें समझ में आते हैं सर कि यहां पर हमें 1 to 1 वर्ड का आंसर देना है, 1 to 2 वर्ड्स के अंदर आंसर देने हैं। अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो मैं आंसर दे दूंगा, अगर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। मेन बच्चों को दिक्कत आती है जब वो 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या पैराग्राफ वाइज आंसर देना बेहतर रहेगा, क्या पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना ज्यादा बेहतर रहेगा? आइए सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, आप खुद सोचिए, अगर आप लोगों के सामने किसी का पेपर इवैल्यूएट करने के लिए आए तो आप पेपर के अंदर क्या देखेंगे? सबसे पहले आप उसका नॉलेज चेक करेंगे, आप देखेंगे कि उसकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, आप किस पैरामीटर्स के ऊपर किसी को जज करने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉरमोस्ट आपका आंसर रहेगा सर टॉपिक का नॉलेज, कि आपके पास टॉपिक का कितना बेहतर नॉलेज है। हैंडराइटिंग एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, नो डाउट हैंडराइटिंग के भी मार्क्स कहीं ना कहीं जो आपका एग्जामिनर है वो 1-2 मार्क्स ज्यादा दे देता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है किसका? आपके आंसर्स के कॉन्सेप्ट्स का। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने करनी है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया जाए। आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। आपके पास डिटेल्ड नॉलेज है तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करें? तो सबसे पहले अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, आप लोगों को मैं जो सजेस्ट करता हूं जनरली, आपको हमेशा जो आंसर है वो पॉइंट वाइज देने चाहिए, इन स्पाइट ऑफ गिविंग इन सेंटेंस। हमेशा आंसर्स पॉइंट वाइज दीजिए सर। समझ लीजिए मेरी बात को, अगर आप पॉइंट वाइज आंसर कर रहे हैं तो एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होगी आपके आंसर के अंदर वो पॉइंट्स ढूंढने के लिए जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जामिनर को उस चीज को देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जितना आसान काम एक एग्जामिनर के लिए आप कर देंगे उतना ज्यादा ही वो आपसे प्रभावित होगा और उतने ज्यादा ही मार्क्स आपको एलोकेट करेगा। और जितना कंबरसम टास्क आप उसके लिए बना देंगे कि जिस क्वेश्चन का वो आंसर आपसे चाह रहा है वो आंसर आप लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा है, उतने ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके मार्क्स को रिड्यूस कर देगा। इसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन यही है, आंसर दीजिए पॉइंट वाइज। अब पॉइंट वाइज में भी बात की जाए तो 2 ऑब्जेक्टिव बातें हैं बेटा हमारे सामने। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिकल है या फिर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो क्वेश्चन प्रैक्टिकल हो सकता है या तो थ्योरेटिकल हो सकता है, इसके अलावा तीसरी कोई और चीज नहीं हो सकती है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की मैं सबसे पहले बात करता हूं, 3 मार्कर क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है या फिर 6 मार्कर क्वेश्चन है। 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आप अगर पॉइंट वाइज आंसर कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 पॉइंट्स तो मिनिमम आप लोगों को लिखने चाहिए उस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। 3 पॉइंट्स आपको मिनिमम लिखने चाहिए। 4 मार्कर क्वेश्चन है तो इसके अंदर 4 पॉइंट्स मिनिमम आप लोगों के पास उस क्वेश्चन से रिलेटेड मिनिमम होने चाहिए। और 6 मार्कर के अंदर 5 to 6 पॉइंट्स आप लोगों को एटलीस्ट लिखने चाहिए मिनिमम उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए। जी हाँ, और अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक तो सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास पूरे के पूरे क्वेश्चन का नॉलेज है, यानी कि इन डेप्थ नॉलेज आपके पास अगर है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ध्यान से समझ लीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चों ये होती है कि जो एग्जामिनर है वो आपको जस्टिफाई करता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हर एक स्टेप के आपको आंसर मिलते हैं, स्टेप के आंसर मिलते हैं। यानी कि अगर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 स्टेप के अंदर खत्म हो रहा है
तो आपको स्टेप 1 के अंदर अलग तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 6 मार्कर क्वेश्चन है। अब 6 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपसे कोई टॉपिक पूछा गया, जैसे मैं मान लेता हूं कि आपसे मान लो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछा गया। आपसे पहले एक डेफिनेशन पूछ ली, उसके बाद आपके पास एक प्रैक्टिकल दे दिया और आपको बोला गया कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कंप्यूट करके बताइए। तो यहां पर क्या होगा बेटा, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को बांटा जाएगा 2 पार्ट के अंदर। और वो 2 पार्ट क्या है, एक पार्ट आपके पास थ्योरेटिकल है कि आपसे वहां पूछ लिया कि नेशनल इनकम होती क्या है, और दूसरा आपके पास एक मेथड दे दिया जो प्रैक्टिकल है। अब यहां पर मैं बात करता हूं, तो मान लेते हैं कि थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन है वो आपका 2 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल वाला आपका 4 मार्क्स का है। और जब आप एक्सपेंडिचर मेथड का यूज कर रहे हैं तो ये मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको 3 स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप जो आंसर है वो 3 स्टेप्स के अंदर निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो आपके ये जो 4 मार्क्स है ये स्टेप वाइज एलोकेट होने वाले हैं। कैसे एलोकेट होने वाले हैं, स्टेप वाइज एलोकेशन इसका देखा जाएगा। और स्टेप वाइज एलोकेशन कैसा होगा, जैसे कि स्टेप 1 के अंदर आपको बोल दिया गया कि वो आपको 1 मार्क मिलेंगे, स्टेप 2 के अंदर आपको बोल दिया गया कि 2 मार्क मिलेंगे, और लास्ट में जब आप आंसर को कंक्लूड करेंगे उसका 1 मार्क होगा। तो आपका जो ओवरऑल मार्क्स है वो 4 मार्क्स का पेपर रहेगा, मतलब क्वेश्चन रहेगा एक, राइट। इस तरह से आपको इवेल्युएट किया जाएगा। तो जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनकी इवैल्यूएशन स्टेप वाइज स्टेप्स होती है। चाहे आप अकाउंटेंसी का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप बिजनेस स्टडीज का पेपर क्यों ना दे रहे हैं। और बिजनेस स्टडीज के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझोगे कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, तो आपको हमेशा मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। सेकंड पॉइंट जो आपको आंसर राइटिंग करते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा यह माने कि जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका पेपर इवैल्यूएटर है, एग्जामिनर बोल लो या फिर इवैल्यूएटर बोल लो, आप हमेशा ये एज्यूम करते हुए चलेंगे कि आपके इवैल्यूएटर को आंसर्स नहीं पता है और आपको इस कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर को समझाना है। जैसे कि आप अपने टीचर से पढ़ते हैं तो आपका टीचर कोशिश करता है कि आपको बेहतर तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए जाए। तो ए से लेकर जी तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका टीचर आपको बताने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, जितने बेहतर तरीके से वो समझा सकता है, ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर आप एग्जामिनर और इवैल्यूएटर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा काम करना है या फिर ऐसे आंसर रिप्रेजेंट करने हैं कि आपका आंसर अगर एग्जामिनर देखे तो उसको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेकेंड थिंग, आपने ये मानना है कि आपके एग्जामिनर को इवैल्यूएटर को कुछ नहीं आता है और आपने एग्जामिनर को इवैल्यूएटर को आंसर समझाना है कि ये आंसर क्यों ऐसा आया और इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके मार्क्स डेफिनेटली आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। थर्ड पॉइंट अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं, आपकी इंपॉर्टेंट थिंग है राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझिएगा, मैं आपकी हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर 2 चीजें आती हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले वो सोचते हैं कि अगर मैं राइटिंग की बात कर रहा हूं तो मैं आपकी हैंड राइटिंग की बात कर रहा हूं। हैंड राइटिंग एक प्लस पॉइंट के तौर पर जरूर है, लेकिन हैंड राइटिंग सब कुछ डिसाइडर नहीं है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन उन्होंने बोर्ड्स के अंदर फिर भी सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा एक बार नहीं, जितने सालों से पढ़ा रहे हैं उतने सालों में 1-2 स्टूडेंट जरूर ऐसे निकल जाते हैं जिनकी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद वो एग्ज़ाम के अंदर बाकी सब बच्चों से ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं रही है। सेकंड, अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं तो वो जो सेकंड चीज़ जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं वो है आपका ग्रामेटिकल।
राइटिंग स्किल के अंदर जो सेकंड फोकस आपने करना है दैट इज ग्रामेटिकल। हैंड राइटिंग छोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकल अगर आप लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, थ्योरेटिकल की अगर मैं बात करता हूं, ग्रामर वाइज अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप कभी भी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स नहीं लेके आ सकते। ये मेरी बात आप मान लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर अगर आप ग्रामेटिकली चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इंग्लिश में उतने उत्तीर्ण नहीं हैं, इतने सक्षम नहीं हैं कि आप आंसर कर सकें, सेंटेंस को सही तरीके से फ्रेम कर सकें। और जब आप सेंटेंस को सही तरीके से फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे, तो आप एग्जामिनर को कैसे अपने आंसर्स को बढ़िया तरीके से समझा पाएंगे, और ये विषय फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है आपके ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के अंदर, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर। बिजनेस स्टडीज का टॉपिक हो, इकोनॉमिक्स की बात करें, कुछ हद तक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वहां पर अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है, बाकियों से एज लेनी है, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये ग्रामेटिकल फ्लुएंसी आप लोगों के पास कहां से आएगी? अगर अभी तक नहीं है तो इसका आंसर एक ही है, वो आने वाली है आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके। आपको करने पड़ेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्या चीजें रहने वाली है? आपके पास प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आज बता देता हूं बेटा। सबसे पहला, हमने सिलेबस को तो कवर करना ही है, उसका तो कोई अल्टरनेट ही नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको मार्केट से जो सबसे बेस्ट सैंपल पेपर हो सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो आपको ज़रूर करने चाहिए। सैंपल पेपर्स लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे के सारे सैंपल पेपर सॉल्व करिए। 20 सैंपल पेपर है, 25 सैंपल पेपर है, आप 20 के 20, 25 के 25 सैंपल पेपर को कवर करिए। लेकिन मिनिमम आप एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर्स को जरूर कवर करिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। तो सर दिक्कत यह आती है कि इसको इवैल्यूएट कैसे किया जाए। हम आंसर राइटिंग तो कर देंगे, लेकिन इसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाए? तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप लोग अपने स्कूल्स के टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर चाहें तो हमारे द्वारा जो बैच चलाया जा रहा है क्लास 12th बच्चों के लिए, 12th बोर्ड बच्चों के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो अगर आप ये प्रोमो कोड लगाते हैं Y828, तो आप कहीं ना कहीं 20 से 25% के बीच में आप लोगों को डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग आपको इवैल्यूएट भी करते हैं, हम आपको जस्टिफाई भी करते हैं, और हम आपको सही तरीका बताते हैं कि किस तरह से आपको आंसर्स को करना चाहिए। राइट? सैंपल पेपर्स जितना सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। अगला पॉइंट एक और समझ लीजिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह डिसाइड करने के लिए कि आपका स्कोर और ज्यादा बढ़ाया जा सके, वो ये है, और ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर कि सर हाउ टू स्टार्ट पेपर। ये कई बच्चों का कंसर्न है कि पेपर कहां से शुरू करें। सर इसका मतलब, मान लेते हैं बेटा आपके एग्जाम के अंदर जनरली आपके जो एग्जाम के अंदर जनरली देखा जाए तो 4 सेक्शन है। मान लो एक आपके पास ए सेक्शन है, एक आपके पास बी सेक्शन है, एक आपके पास सी सेक्शन है, और एक आपके पास डी सेक्शन है। मैंने 4 सेक्शन बना दी, और ये चारों सेक्शंस आप कुछ इस तरह से मानिए कि आपके मार्क्स के बेसिस पर मैंने बनाई है। जहां पर ए सेक्शन के अंदर आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है, बी सेक्शन के अंदर आपके 3 मार्कर क्वेश्चन है, सी सेक्शन के अंदर आपके पास 4 मार्कर क्वेश्चन है, और लास्ट डी सेक्शन के अंदर आपके पास 6 मार्कर क्वेश्चन है। अब पेपर कैसे शुरू किया जाए? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हमेशा अपना पेपर ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन या डी सेक्शन से शुरू करना है। तो कहने का मतलब सर, क्या अगर मुझे डी सेक्शन बहुत अच्छी तरह से आती है तो क्या मुझे अपना पेपर डी सेक्शन से शुरू करना चाहिए? इसका आंसर है यस। अगर कोई बच्चा इस सीक्वेंस में, मान लेते हैं बेटा 3 टाइप के स्टूडेंट है हमारे पास, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 3 टाइप के बच्चे हैं। एक ए टाइप स्टूडेंट है जिसका डी सेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन भाई साहब का सी और इनका बी, और इसके बाद इन्हें सी सेक्शन आता है, फिर ये बी आता है, और लास्ट में इन्हें ए सेक्शन आता है। और इन्हें
मान लेते हैं सी आता है, बी आता है, फिर डी आता है और फिर ए सेक्शन आता है, और इन्हें बी आता है, ए आता है, फिर सी आता है और लास्ट में डी सेक्शन आता है। तो आप चाहे तो आप आंसर डी सेक्शन से करिए, सी से करिए, बी से करिए, ए से करिए, कहीं से भी पेपर को स्टार्ट करिए। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूं, मैं हमेशा अपने बच्चों से ये चाहता हूं कि आप कोई भी सेक्शन चूज कर लीजिए सर, सेक्शन चूज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने डी सेक्शन शुरू किया है, या फिर मैंने सी सेक्शन शुरू किया है, या फिर बी सेक्शन शुरू किया है, तो मैं ये सुनिश्चित करूं कि सबसे पहले मैं डी सेक्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है इनके आंसर प्रायोरिटी बेसिस पर कर दूं। यानी कि डी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस मुझे सबसे पहले आंसर करने हैं। और एक चीज मानकर चलिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये आपने सुना भी है और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि जो आप पहले आंसर करेंगे वही एग्जामिनर के माइंड में आपके बाकी सारे आंसर्स को लेकर एक इमेज क्रिएट करेगा कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट कितना नॉलेज रखता है सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड। आप डी सेक्शन पूरी करते हैं, उसके बाद आप सी करते हैं, पूरे क्वेश्चन सी सेक्शन के करिए, बी सेक्शन करते हैं, सारे क्वेश्चन करिए, और ए सेक्शन करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन ए सेक्शन के करिए। सीक्वेंस फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सीक्वेंस फॉलो करिए, कहीं पर से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती है। परेशानी कहां आती है, जब बच्चा एक क्वेश्चन डी सेक्शन का करता है, एक क्वेश्चन सी सेक्शन का करता है, फिर एक क्वेश्चन डी सेक्शन का करता है, और फिर बी सेक्शन का करता है, और फिर ए सेक्शन का करता है। आप खुद सोचिए, आपने एग्जामिनर के टास्क को बढ़ा दिया, आपने एग्जामिनर को कन्वीनियंस पे कहां पर रखा, आपने एग्जामिनर को थोड़ा सा और दुखी कर दिया सर। और जब एग्जामिनर आपसे दुखी होगा तो वो आप जो भी उसका जो गुस्सा है, एंगरनेस है, वो आपको दिखाएगा आपके आंसर्स में मार्क्स देते टाइम पर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी आंसर करें, किसी भी सेक्शंस को चूज करिए, लेकिन उस सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद आंसर करिए। अब ये कैसे देखा जाए सर कि डी करें, सी करें, बी करें, ए सेक्शन करें? इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के पास रहता है, जब आपका पेपर शुरू होता है उससे पहले 15 मिनट का टाइम आप सब बच्चों को दिया जाता है पेपर को इवैल्यूएट करने के लिए, देखने के लिए कि कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं और कौन से क्वेश्चंस को मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। और इस चीज का सॉल्यूशन आपको सैंपल पेपर भी देगा, जब आप सैंपल पेपर के आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। आप जब सैंपल पेपर को प्रिपेयर करेंगे, उनके आंसर्स देंगे, तो आपको वास्तविकता पता चलेगी कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। आई होप आप सब लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स के अंदर इन चीज को फॉलो करके अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे अपने बोर्ड्स एग्जाम के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की, जहां पर हम आपको ये सारी की सारी चीजों के लिए गाइड करते हैं, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। इस कोड को यूज आप जब भी करेंगे कोर्स को परचेज करते टाइम पर अड्डा की वेबसाइट पर जाकर, तो आप लोगों को मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और साथ ही साथ सब्जेक्ट्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।